बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें बात होगी डेवलपमेंट के हवाले से हाउसिंग सेक्टर को किस तरह से बेहतर करना है, इसमें रेवोल्यूशन किस तरह से लाना है और जिन चैलेंजेस का सामना है रियल एस्टेट सेक्टर को, हाउसिंग सेक्टर को, उनको किस तरह से फेस करना है और उनको जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए और उनके सोल्यूशन की तरफ मूव किया जाए और क्विकली बेहतरी की तरफ जाया जाए। इसमें कितना कामयाब होगी हुकूमत, ये तो वक्त बताएगा। मगर आज हम बात करेंगे जो टास्क फोर्स की मीटिंग हुई है, सबसे पहले तो टास्क फोर्स में ऑन बोर्ड किन लोगों को लिया गया है और इस पर बात करेंगे कि पहली मीटिंग में कौन से मसाइल हैं जिनको एड्रेस किया गया है और इसकी टाइमलाइन क्या है। जो पॉलिसीज बनेंगी, जो डिस्कशंस होंगी, आया वो महज डिस्कशंस रहेंगी, सिर्फ मीटिंग की हद तक रहेंगी या फिर उस पर इंप्लीमेंटेशन भी होगी, उसके लिए भी कोई टाइमलाइन सेट की गई है और क्या बेहतरी होगी और क्या होने जा रहा है, ये तमाम तर चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे हसन बख्शी साहब, जो कि चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, और इन्हीं के साथ साथ मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे जनाब सरदार ताहिर महमूद साहब, जो कि प्रेसिडेंट इस्लामाबाद फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स हैं। जबकि मेरे साथ प्रोग्राम में शुमाइला सिद्दीकी साहिबा भी मौजूद होंगी, जो कि मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। इन तमाम शख्सियात से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रिजवान सरवर। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से टास्क फोर्स बनाई गई है हाउसिंग सेक्टर के लिए और वो उसका जो टास्क है वो ये है कि हाउसिंग सेक्टर को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इसमें क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उसमें कौन कौन से लोग हैं जिनको ऑन बोर्ड लिया गया है। हसन बख्शी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो बात करते हैं जो मीटिंग हुई है टास्क फोर्स की, ये टास्क फोर्स में ऑन बोर्ड कौन कौन से लोग हैं, पहले तो इस हवाले से बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया जी। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 3 साल से इस सेक्टर को नजरअंदाज किया हुआ था, पशे पुश डाला हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में जो 10 मिलियन लोग जॉब स्किल्ड अनस्किल्ड लोग नौकरियां लेते हैं, वो उनकी जॉब सफर हो रही थी। 74 इंडस्ट्रीज जो चलती हैं, एलाइड इंडस्ट्रीज, सीमेंट, स्टील, टाइल, इसमें से 36 सेक्टर्स इंडस्ट्रीज बैंक्रप्सी की तरफ जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि 30% प्रोडक्शन है। ठीक है। इस वजह से पाकिस्तान से सरमायाकारी निकल के बैरून मुल्क, खास तौर पे दुबई शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहे और बहुत सारा टैक्सेशन इस सेक्टर पे लगा दिया गया है, ओवर डॉक्यूमेंटेशन लगा दिया गया है, ओवर डॉक्यूमेंटेड हो गया है। और उसके बाद जो हमारे आला ओहदेदारान हैं, चाहे वो आप चेयरमैन एफबीआर कहने, कोई मिनिस्टर साहिबान कहने, वो जब भी आते हैं वो कहते हैं कि भाई रियल एस्टेट को हम मजीद टैक्स करेंगे। सो एक किस्म का बुरहान था, हिजान था, जिसकी वजह से ये सेक्टर। ये ऑन बोर्ड कौन कौन से लोग हैं इस फोर्स में? ये जिस तरह आप चेयरमैन एफबीआर का जिक्र कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब का जिक्र करें, उन हजरात में से भी मौजूद है टास्क फोर्स में? देखिए, प्राइवेट सेक्टर से मैं खुद हूँ एज एन चेयरमैन आबाद, ठीक है, हमारे नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन हैं नबील, हमारे सरदार साहब हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स का, ठीक है, उसके साथ गवर्नमेंट साइड पे नेफ्डा के चेयरमैन हैं, अच्छा, गवर्नमेंट साइड पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है, इस टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं हमारे हाउसिंग के मिनिस्टर रियाज साहब, रियाज पीरजादा साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अली पीरजादा साहब हैं, ठीक है, उसके बाद मिलिट्री आर्मी वेलफेयर के जनरल साहब हैं। सो अच्छी टीम है, अच्छे लोग हैं और एक्चुअल वो लोग हैं जो सब काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस है, सेक्रेटरी हाउसिंग है। सो टीम तो बेहतर है और मैं ये समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, गवर्नमेंट ने ये सही फैसला किया टास्क फोर्स बनाने का, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये करता हूँ कि जितना पाकिस्तान को नुकसान हो चुका है मजीद नहीं होगा और ये टास्क फोर्स अपना काम जल्द अज जल्द वाइंड अप करेगी, जल्द अज जल्द तजावीज, प्रैक्टिकल तजावीज देंगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिसको वो इम्प्लीमेंट करके पाकिस्तान में सरमायाकारी को। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन पे भी बात होगी जी। शुमाइला साहब, आपकी जानिब आऊंगा। वही बात, इन द एंड मीटिंग हो गई है और एक प्लेटफॉर्म बन गया है जिस पर रियल एस्टेट सेक्टर की भी बात हो रही है और गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम्स में भी हम बात करते आए कि जो टैक्स रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर है, बिजनेस कम्युनिटी है, पाकिस्तान से बाहर पैसा जा रहा है, तो ये बहुत वक्त की ज़रूरत बन चुका था।
सो इसको किस तरह से देख रही हैं, जो अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी यहाँ मौजूद हैं और रियल एस्टेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें मौजूद हैं, ऑन बोर्ड लिया गया है, क्या देख रही हैं? सबसे पहले तो बहुत खुशाइन बात है, खुदा का शुक्र है कि कुफल टूटा और रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ भी सरकार का ध्यान आया और इसमें जो टीम बनाई है वो बहुत मुनासिब लोगों के हिसाब से बनाई गई है, जैसे सरदार ताहिर साहब हैं, बख्शी साहब हैं। ये वो लोग हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनका मुशाहिदा है और वो बहुत अच्छी तजावीज़ दे सकते हैं और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और दीगर प्लेटफॉर्म पे देते भी आ रहे हैं। जैसे सिंगल डिजिट में टैक्स को आने की बहुत जरूरत है, रियल एस्टेट सेक्टर को इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है गवर्नमेंट की तवज्जो की, और ये टास्क फोर्स एक अच्छा जो है ना अमल, लाखों लोगों का हम कहें तो गलत नहीं होगा, जो रोजगार वाबस्ता है और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज मजीद जो क्रिएट होनी है, वो तो एक बात की बात रहेगी। जो ऑलरेडी जिनके इसमें जॉब्स थी या एक मजदूर तक का जो आप देखें, या जिनका मटेरियल है कंस्ट्रक्शन की, जब हम बात करते हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो तो जॉबलेस हो चुके हैं, एक तरह से लोगों के कारोबार ठप हुए बैठे। जी जी, तो ये बड़ा जरूरी है कि इस सेक्टर को फौरी तौर पर कुछ रिलीफ दिए जाए, क्या कहेंगे? बहाल करना है और बिल्कुल बहाल करना है। मैं इंटरनेशनल मार्केट में इस समय पोर्चुगल में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जिस तरह पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया, क्योंकि इजी पॉलिसीज है, गवर्नमेंट आपके किसी कहते हैं ना वो प्लेट लेके बैठी है, जी आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें और आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी। हाँ। तो हम अपने ही लोगों को फैसिलिटीज नहीं दे रहे, बाहर वालों को कैसे? आप पुर्तगाल में मौजूद है, वहां तो बहुत पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है और गुज़िश्ता एक साल में भी बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है पुर्तगाल में पाकिस्तानियों की, और इनफैक्ट बिजनेसेस भी बहुत शुरू किए गए हैं वहां पर, बिजनेसेस भी शुरू हुए और अब इन्होंने, क्योंकि उनको इतनी इन्वेस्टमेंट जितनी रिक्वायर्ड थी वो आ चुकी है, उन्होंने वो प्लान अब बंद कर दिया है रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट वाला। डिफरेंट प्लान्स तो चल रहे हैं, गोल्डन वीजा एंड डिफरेंट और D1 D7 डिफरेंट तो चल रहे हैं, लेकिन एक राइजिंग मार्केट है। जब इंटरनेशनल मार्केट इस बात को समझती है कि रियल एस्टेट एक वाहिद जरिया है पाकिस्तान में इनकम लाने का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हसन बख्शी साहब, आपके जानिब आऊंगा। आपने जिस तरफ इशारा किया कि अब तो खैर ऑन बोर्ड ले लिया गया है, संजीदा कितना पाया आपने हुकूमत को इस हवाले से? चूंकि ये यूजली होता ही है कि हमने ये भी देखा कि इस तरह के फोर्सेस बनती हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनते हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती वहां पर। इवन पॉलिसीज पर बात भी होती है, मसाइल पर बात भी होती है, एड्रेस नहीं किया जाता। तो आपने संजीदा कितना पाया है गवर्नमेंट को? देखिए, इसकी संजीदगी का अंदाजा हमें अगले 15 दिन से 1 महीने में हो जाएगा। अच्छा, कि गवर्नमेंट कितनी इस पे संजीदा है काम करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये संजीदा नहीं होंगे तो यकीन माने लूजर पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान यहाँ से इन्वेस्टमेंट को भी लूज करेगा, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी लूज करेगा, एंटरप्रेन्योर भी लूज करेगा, प्रोफेशनल लूज कर रहा है जी, ऑलरेडी कर रहा है जी। अभी शुमाइला ने बताया कि पोर्चुगल में पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुबई में पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तान में पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? नहीं करना चाहते हैं? किसी को शौक है कि अपना पैसा बाहर ले जाए, धक्के भी खाए, वहां पर एक अजनबी बन के पैसे लगाए? यहाँ सब हमारे लोग हैं, हम जानते हैं किस तरह काम होता है, बट पॉलिसी तो होनी चाहिए ना, रीजनली कम्पिटिटिव पॉलिसी होनी चाहिए, वेलकमिंग पॉलिसी होनी चाहिए। आपको एज एन टैक्स पेयर आपको एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं होगा कि आप हर महीने 10 नोटिस आ रहे हैं FBR के या 25 नोटिस आ रहे हैं। आप कारोबार करें कम और ज्यादा टाइम टैक्स ऑफिस में दें। बख्शी साहब, ये तो खैर एक बड़ा टॉपिक छेड़ दिया आपने कि जो फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, फाइलर के लिए अलग मसाइल हैं, वो प्रॉपर्टी खरीदने में उसके लिए अलग मसाइल दरपेश हैं। नॉन फाइलर के लिए तो वैसे ही सफरी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, नॉन फाइलर के लिए तो बहुत सारी पाबंदियां, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे, बल्कि खरीद के बेच नहीं पा रहे। तो मैं तो ये देख रहा था खबर कि पाबंदियां लगती जा रही हैं और इस पे भी सख्ती मजीद करने का इरादा है। ये किस तरह से किस तरह की, किस नौयत की पॉलिसीज हैं? लोग तो बजन होते जाएंगे मजीद इस तरह। देखें, ये दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जहाँ पर उस मुल्क के रहने वालों को जमीन या मकान या फ्लैट खरीदने की इजाजत नहीं दी जा रही। पाकिस्तान में ये जो पॉलिसी लाई जा रही है, इसके मुताबिक नॉन फाइलर है वो एक सर्टेन कीमत से ऊपर पॉलिसी नहीं खरीद सकता। इसी तरह जो फाइलर है, अगर मैं भी एक 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने जाऊंगा तो मुझे इनकम टैक्स का अफसर एलिजिबल या नॉन एलिजिबल करार देगा। अच्छा, ये कि मैं खरीद सकता हूँ कि नहीं? अरे भाई, मैं लंदन में खरीद सकता हूँ, मैं अमेरिका में खरीद सकता हूँ, मैं
पोर्चुगल में खरीद सकता हूँ, मैं कनाडा में खरीद सकता हूँ, तो यहाँ क्यों नहीं खरीद सकता बगैर इनसे पूछे, इदारों से पूछे, इदारों से मेरे मुराद है एफबीआर से पूछे बगैर। अच्छा। देखिए अगर इस किस्म की रिग्रेसिव पॉलिसीज आएंगी तो यकीन माने बख्शी साहब फिर एलिजिबल होगा कौन, क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का? या जिसे चाहे सुहागन, जिसे चाहे, अच्छा पैसे देगा वो एलिजिबल होगा। ठीक है। तो ये अनफॉर्चुनेटली बख्शी साहब मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगी, ये हम करप्शन को हवा दे रहे हैं। जी शुमाइला जी जी बिल्कुल बिल्कुल हम प्रमोट कर रहे हैं। यानी जब आप एक इदारे को नहीं बल्कि मैं यूं कहूंगा कि इतना एम्पावर एक जगह और चंद एक लोगों को कर देंगे तो यकीनन आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि करप्शन को हवा दी जाएगी, और ये तो कोई किसी किस्म की कोई बेहतर पॉलिसी नहीं है। और इस तरह से लोग फाइलर क्यों होंगे? बख्शी साहब अभी हमने खैर नॉन फाइलर की बात कर रहे हैं, फाइलर जो है वो बड़ा परेशान है अब तो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त और बेचते वक्त, फाइलर पे इतने टैक्सेस लग गए। तो सुना, मैंने ये कहा कि अब जो कानून इन्होंने पेश किया है असेंबली में, उसमें फाइलर भी, अगर आप 20 साल से भी फाइलर हैं और एक फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो अफसर बताएगा कि आप एलिजिबल फाइलर हैं कि नहीं, क्या आप खरीद सकते हैं कि नहीं। तो मैं ये बता रहा हूँ दुनिया में कहीं पर भी नहीं है ये ऐसा। और मैंने वहाँ उस मीटिंग में कहा है कि इस किस्म की पॉलिसीज बनाएंगे, आप बनाएं और फिर आप ही चलाएं इस सेक्टर को, हमारी तरफ नहीं देखें। देखिए दुनिया में बाहर इन्वेस्टमेंट करना कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं। ठीक इंडिया की बहुत सारी कंपनियां बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, प्रमोट करता है इंडिया। आज टाटा, ये वो इतने बड़े बड़े नाम जो होते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर आप अपने मुल्क में पॉलिसीज को नहीं बेहतर करेंगे, नहीं बिजनेस फ्रेंडली करेंगे, नहीं ऐसी करेंगे, सिस्टम को डिजिटलाइज नहीं करेंगे, टैक्स रेट आप अमेरिका से भी ज्यादा या लंदन से भी ज्यादा यहाँ लगाएंगे, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पर? तो बख्शी साहब वही बात आगे जो गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपसे डिस्कशन हुई दुबई के हवाले से, कि दुबई तो लोगों के लिए बड़ी एक आसान रास्ता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट भी सेफ है, कोई कब्जे का डर भी नहीं है, और टैक्सेस भी बिल्कुल एक सामने खुली किताब है, और लोग कंफर्टेबल हैं यहाँ की तमाम तर प्रॉपर्टीज को बेच के एक ही दफा वहां इन्वेस्टमेंट कर लें। शायद वो रिहाइश के लिए भी बेहतर समझते हैं हम दुबई को, बिजनेस के लिए तो समझते ही हैं, तो ये हम उनको रास्ता उनके लिए आसान कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है लोग जानबूझ के धक्का दे रहे हैं पाकिस्तानियों को कि आप जाएं बाहर जाके पैसे लगाएं। कि देखें यहाँ पर जमीन का टाइटल का मसला, यहाँ पर एफबीआर के मैटर, यहाँ पर टैक्स रेट 60% है, दुबई में 9% है इस बिजनेस पर टैक्स, यहाँ पर ट्रांसफर टैक्स 34% है, वहाँ पर 4% है। बिल्कुल मैं आपको मैं यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स 59% है, वहाँ पर 0 है। सो मतलब आप देखिए ना, आप कहाँ हैं, ये ग्लोबली कम्पिटिटिव वर्ल्ड है। आप नहीं इजाजत दें मैं कहीं और चले जाऊंगा, आप नहीं इजाजत दें तो कारोबार तो थोड़ी रुकता है, दुनिया में कारोबार कहीं नहीं रुकता। बिल्कुल कारोबार नहीं रुकता, कारोबार तो यकीनन बढ़ता है। सरदार ताहिर महमूद साहब आपकी जानिब आऊंगा, आप भी इस मीटिंग का चूंकि हिस्सा थे, आप ऑन बोर्ड हैं, आपने क्या देखा? चूंकि मैंने बख्शी साहब से भी ये सवाल किया कि आपने कितना संजीदा पाया हुकूमत को, आपने कितना संजीदा पाया और कौन कौन से मसाइल हैं जिन पर बात हुई है इस पहली मीटिंग में? जी थैंक यू वेरी मच जी। बख्शी साहब ने से भी आपने यही बात पूछी, तो जो गवर्नमेंट का हमें रवैया नजर आया उसमें हमें बड़ी पॉजिटिव चेंज फील हुई कुछ चीजों के ऊपर, और कुछ चीजों पे अभी हमने उनको कन्विंस करना अभी बाकी है। ठीक है। मसलन जो हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, इसके TORs हैं जिसके तहत ये बनी गई है, उसमें टास्क फोर्स बनाई गई है। वो सबसे पहले तो ये कि डेवलप ग्रोथ फ्रेमवर्क, हाउसिंग सेक्टर के लिए ग्रोथ का फ्रेमवर्क बनाना है, इंक्लूडिंग एक्सेस टू फाइनेंस एंड ब्रिज गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। उसके अलावा अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स प्रपोज करनी है फॉर डेवलपमेंट। फिर रिव्यू करना है कि जो हमारे इस वक्त एग्जिस्टिंग टैक्सेशन रिजीम है, उसको कैसे रैशनलाइज किया जा सकता है और कैसे इक्विटेबल इनेबलिंग टैक्सेशन रिजीम बनाई जा सकती है। फिर इनपुट कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं, उनके ऊपर सीमेंट है, स्टील है, इन टैक्सेस को किस तरीके से रैशनलाइज किया जा सकता है। मसलन सीमेंट जो स्टील है 2,40,000 रुपये अगर टन है तो उस पर 52,000 रुपये टैक्सेस है।
इसी तरह शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो मेजर्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए। ठीक है। और फिर कोई इंसेंटिवाइज हम आपको विद इन मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए और फिस्कल कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए हम किस तरीके से अपने सेक्टर को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, इस सिलसिले में जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, हाउसिंग एंड वर्क्स के जो मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली इस बात को कहा कि हम टैक्सेस को जरूर रैशनलाइज करेंगे। तो इसके लिए जो हमारे करंट चैलेंजेस और इश्यूज हैं ये भी डिटेल से डिस्कस हुए। फिर एक उसका जो प्रोबेबल वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि ग्रोथ फ्रेमवर्क बनाया जाए, एक ग्रोथ के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाए हाउसिंग सेक्टर के लिए। फिर इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो, अप्रूवल का प्रोसेस किस तरह सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स कैसे, ये जो स्लम है इनको कैसे अपग्रेडेशन किया जा सकता है, और अर्बन रीजनरेशन कैसे हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। इसमें अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स हैं, इसमें टैक्सेशन एंड कॉस्ट की रैशनलाइजेशन है, फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी है। तो इस रेगुलेशन में स्पेशली जो रीरा है वो भी डिस्कस हुआ कि हम बहुत सारा काम इस पे हुआ है, तो इसको किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर और सरदार साहब ये जो 20 मिलियन हाउसेस का जो एक डेफिशिएंसी है, एक तरह से जो शॉर्टफॉल है, उसको तो फौरी तौर पर उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और जो घरों की तादाद है, लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है। तो सबसे पहला, चूंकि जिस तरह आप फरमा रहे हैं एक लंबी लिस्ट है ये मसाइल की, इनको फौरी तौर पर एड्रेस करना होगा और एक आम आदमी का जो सवाल होता है अपना घर, उसके लिए आसानी पैदा करनी होगी फौरी तौर पर। जी देखिए, पाकिस्तान में जो अर्बनाइजेशन हो रही है वो 2.7% के हिसाब से हो रही है। इट मींस के 2040 तक हमारी तकरीबन 47% के करीब जो आबादी है वो बड़े शहरों में और उनके इर्द गिर्द आबाद होगी अर्बनाइजेशन की वजह से। ठीक है। और जो लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो इनको हमने किसी जगह पे आबाद करना है। बिल्कुल लो कास्ट हाउसिंग भी जरूरी है, उसके लिए प्लान्ड जो एरियाज हैं वो बनाना जरूरी है। ठीक है। वक्त के ऊपर लोगों को अप्रूवल्स मिले ताकि जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो वक्त पे कंप्लीट हो। उसमें जो हिचेस हैं और उसमें जो मुश्किलात हैं रेवेन्यू में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से उनको एड्रेस करने की जरूरत है। तब जाके ये लो कास्ट हाउसिंग बनेगी, लोगों को बैंक फाइनेंस मिलेगा, एक आम तनख्वाहदार आदमी भी अपना घर या अपना फ्लैट ले सकेगा। बिल्कुल ठीक। 10 साल 15 साल 20 साल के आप बैंक जो है वो उसको फाइनेंस करेगा। तो वो कर सकता है, अपना घर बना सकता है। तो इन सारी चीजों को ये डिस्कस किया गया है और इसके ऊपर इंशाल्लाह जो वर्किंग ग्रुप्स बने हैं उनमें इसके ऊपर काम होगा। 4 वर्किंग ग्रुप्स मेनली बने हैं। एक में ग्रोथ फ्रेमवर्क हाउसिंग के लिए, फिर अर्बन प्लानिंग, फिर टैक्सेशन इश्यूज और फिर एक्सेस टू फाइनेंस। ये 4 सब ग्रुप्स बने हैं। ये चारों ग्रुप्स काम करके 15 डेज में अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे और 15 डेज के बाद फोर्टनाइटली हमारी फिर एक मीटिंग होगी टास्क फोर्स की। चलें 15 दिन के बाद अंदाजा हो जाएगा कि क्या मामलात हैं, जो अभी तो ये 15 दिन के बाद जब मीटिंग होगी और मजीद संजीदगी का भी अंदाजा होगा हुकूमत की और मजीद इसमें क्या बेहतरी होने जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी करते हैं। तुम्हारा साहब, चूंकि अब पुर्तगाल का तो जिक्र हो गया कि वहां पर बहुत सारे पाकिस्तानियों की रिसेंट पास में इन्वेस्टमेंट हुई, गलबन $12 मिलियन रिसेंट पास में दुबई में सिर्फ हम बात कर लें तो इन्वेस्टमेंट हुई पाकिस्तानियों की। और जिस तरह भी बख्शी साहब से मैं बात कर रहा था कि लोगों के लिए आसान रास्ता है अब दुबई, तो किस तरह से देख रही हैं आप इंटरनेशनल मार्केट को? पाकिस्तानियों का ही सिर्फ हम देख लें, इन्वेस्टर्स का रुझान बाहर है, तो हमें तो इस वक्त एक सिचुएशन एक ऐसी बन गई है कि उनको पाकिस्तान में वापस लाना है और हमें उनकी ज़रूरत है। क्योंकि अभी तो ओवरसीज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हमने उसको भी छेड़ना, उस पर भी बात करनी है। लेकिन जो ये पाकिस्तान से मौजूदा हालात में बाहर पैसा जा रहा है, तो ये इस इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से किस तरह से क्या जायजा है आपका? यहाँ पे ना मैं 2 चीजें मेंशन करूंगी। एक तो जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हुए हैं,
मैंने जो उनके हालात यहाँ पे देखे, इतनी कोई खातिर ख्वाह या बहुत अच्छे हालात में नहीं है पाकिस्तानी। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है जॉब्स नहीं है और एक तरह से वो वर्क वीजों पे आ तो जाते हैं, लेकिन मजबूरी के तहत ही गए ना कंपनी यकीनन जी वो। नहीं करती हैं और बिल्कुल मजबूरी के तहत गए हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त वो निकलने के चक्कर में बस यहाँ से बस जिस तरह मर्जी बस पाकिस्तान से बाहर निकल जाए, जैसे पता नहीं बाहर दरख्तों पे नोट लगे और पाकिस्तान से बाहर आएंगे और नोट तोड़ना शुरू कर देंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन यूरोप एंड यूके। ये मार्केट इतनी आपके लिए जहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसमें बहुत सारी लीगल वैल्यूज भी हैं जिनको आपने क्रॉस करना होता है। तो दूसरी तरफ आ जाता है हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है। ठीक है। इन्होंने पॉलिसीज इतनी इजी कर ली है, जैसे हमने पाकिस्तान में भी, जैसे वो बख्शी साहब बता रहे हैं कि जी मैं ऑलरेडी इतने अरसे से काम कर रही हूँ, लेकिन एक इदारा डिसाइड करेगा कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो ये एक बड़ी गलत बात हो जाएगी बहुत ज्यादा। इससे करप्शन भी हमारी बढ़ेगी। सेकेंडली अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ, दुबई में मैं काम कर रही हूँ, पोर्चुगल में मैं काम कर रही हूँ, यहाँ पे आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, आपको ROI स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप टैक्स के सिस्टम में नीट के नंबर आपको मिल जाएगा, आपका टैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको फैसिलिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। कुछ अर्से के बाद आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, मजीद आप प्रॉपर्टीज एनहांस कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ तो दुनिया भर में मॉर्गेज सिस्टम चलता है कि गवर्नमेंट मॉर्गेज पे आपको घर देती है और आप स्लो गवर्नमेंट को पैसे देते चले जाते हैं। ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है। उल्टा हम लोग तो घर बना ही नहीं पा रहे हैं। बेचारा एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता हुआ, सारी जिंदगी की कमाई जमा करके एक घर बनाना चाहता है और नहीं बना पाता। बहुत सारे लोग बेचारे बना नहीं पाते और अपनी उम्र में जी। और शहर फैल रहे हैं, अगर आप देखें तो हमारे शहर फैलते चले जा रहे हैं। जी हाँ। गाँव जो है वो जम होते चले जा रहे हैं शहरों में। बट ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट सेक्टर को दोबारा देखना शुरू कर दिया है। कम से कम एक कदम तो उठाया है। 15-20 दिन के बाद जब मीटिंग होगी क्या होगा उसमें, और हम देखें जो पॉजिटिव बात हम उसको सराहते हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि इंप्लीमेंटेशन भी हो। जो मसाइल को एड्रेस किया गया है, यकीनन हमारे पास इस ऑन बोर्ड ऐसे लोग भी हैं हमारे रियल एस्टेट सेक्टर से जो उसका सोल्यूशन भी जानते हैं, वो उस पर भी। ये बहुत खुशाइन बात है कि हमारे जो रियल एस्टेट सेक्टर की कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। तो उम्मीद है वो सोल्यूशन की तरफ भी आएंगे। बख्शी साहब, मॉर्गेज की भी बात की शुमैला साहबा ने, तो इस हवाले से भी क्या बात हो रही है हाउसिंग के लिए, चूंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो एक प्राइवेट डेवलपर को तो रिलीफ की जरूरत है ही, जो हाईराइज की तरफ मूव कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे। इसी के साथ साथ हुकूमत अपने तौर पर भी इस तरह के प्रोग्राम्स ला सकती है। इस हवाले से भी कोई डिस्कशन चल रही है? देखिए, ये गवर्नमेंट में प्लान आया था, उसमें फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट पे यानी 5% एक आम आदमी को जो अपनी जिंदगी में पहला मकान ले रहा है उसको फाइनेंसिंग एक फिक्स पीरियड के लिए दी गई थी। फिर आपको पता है थोड़ी सी इकोनॉमिक हालात चेंज हुए और इंटरेस्ट रेट 22% तक चला गया। जी 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 24% तक चला गया, तो ये सारे प्रोग्राम बंद हो गए थे। ठीक है। आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में 10-11% पे आया है। तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो सब्सिडाइज फाइनेंसिंग उन लोगों के लिए करने के लिए तैयार हो दिखाई दे रही है जो अपनी जिंदगी की पहली प्रॉपर्टी खरीदेंगे। और ये एक खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ कि उन लोगों की हैंड होल्डिंग करनी चाहिए जिनके पास मकान रहने को नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जब गवर्नमेंट ये सोच पे आ जाएगी तो कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी, बिल्डिंगें मकान बनना भी शुरू हो जाएंगे और लोगों को इससे फायदा भी होगा। लोगों की ओनरशिप होगी अपने अपने शहरों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाके में कि भाई हमारा भी घर है। जब जिस इंसान का अपना घर होता है ना, तो वो क्राइम की तरफ मुतवज्जा कम होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसका एड्रेस है, वो एक रिस्पेक्टेबल तरीके से रह रहा है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कच्ची आबादियों में, स्लम्स में क्रिमिनल एक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है। इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनकी उस शहर से ओनरशिप नहीं होती। बिल्कुल ठीक। उनको ऐसा लगता है कि माशरे ने उनको पीछे एक कच्ची मतलब बिलो लिविंग स्टैंडर्ड पे धकेल दिया है। बिल्कुल ठीक है। और जो मकानों में, जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, रह रहे हैं, उनको इनका एहसास ही नहीं है। ठीक है। सो मैं समझता हूँ कि द मोमेंट यानी आप ये समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह की पॉलिसी आएगी जिसमें हाउसिंग के हवाले से, जिस तरह फरमा रहे हैं कि जो शख्स जिंदगी में पहली दफा घर बना रहा है उसके लिए कुछ स्पेशली
कोई स्पेसिफिकली कोई पॉलिसी तैयार की जा रही है? जी जी, ऐसे ही है, जरूर की जाएगी और ये उनका राइट भी है। बिल्कुल राइट है और इस पर आवाज भी उठानी चाहिए यकीनन, और गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए। सरदार साहब, ओवरसीज के हवाले से भी कोई बात हुई है? ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा मायूस फिर रहा है, बल्कि पाकिस्तानी हमारे नौजवान मायूस होकर मुल्क से बाहर चले गए हैं। क्रीम पाकिस्तान की नौजवान टैलेंटेड पढ़ा लिखा पाकिस्तानी जो है, हम अपने हर प्रोग्राम में उनकी बात करते हैं। एक तरह से फिर खैर ये बड़ी लंबी एक डिबेट हो जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बैकबोन समझते हैं हम उनको अपनी, उनके लिए भी कोई बात हुई है इस पर? जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान में जो टैक्सेशन है वो इस तरह से है कि अगर हम उससे एडवांस टैक्स लेते हैं, जो भी शख्स पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बाय करता है ओवरसीज, हालांकि वो पैसा, ये कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन का निजाम है कि एक शख्स ने सारी जिंदगी वो बाहर रहा, वहां पर उसने इतना पैसा कमाया, जैसे ही वो पाकिस्तान में आके प्रॉपर्टी बाय करता है हम उसे एडवांस टैक्स चार्ज करते हैं। भाई एडवांस टैक्स उसने तो ना यहाँ कोई चीज कमाई ना उसने दी, तो परचेज के ऊपर कौन सा टेस्ट है? हाँ, जब मैं ये बेचूंगा और मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा तो आप कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल लें। उसमें 100 रुपए की चीज जब मेरी 200 रुपए की होगी और इस मुल्क में हुई है, तो वो 100 रुपए के ऊपर आप 15% जो ले रहे हैं एक्स्ट्रा, वो 15% आप जरूर लें। लेकिन जिसने एक दफा किसी और कंट्री में जहाँ पे वो था, वहां पर उसने पैसा कमाया और वहां उसने टैक्स पे कर दिया, और वो जब पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान में उसको दोबारा आप टैक्स चार्ज कर रहे हैं, उसका तो रिफंड खड़ा हो गया पहले दिन। तो आप उसको क्यों परचेज के ऊपर, तो इसके ऊपर भी बात हुई और इस पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब। अच्छा सरदार साहब, कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में आते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उनके अकाउंट में हम देखते हैं एकदम ज्यादा अमाउंट आए, यानी अगर किसी ने 5 करोड़ 10 करोड़ अकाउंट में किया है, तो बहुत से ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए कि वो अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं और फिर उनको जस्टिफाई करने में एक अरसा लग जाता है और उसमें बड़े प्रॉब्लम्स, आपको पता है फिर जब जस्टिफाई करना हो तो क्या कुछ दिखाना पड़ता है। तो इस तरह के मामला भी हैं, तो उनकी आसानी के लिए कोई एक सेल बना दिया जाए या इस तरह के मामला ना हो, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। फिर पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं? नहीं, उनको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। उनके पास पूरी दुनिया की मार्केट ओपन है, वो जाके इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो यही चाहता है कि उसका घर पाकिस्तान में ही हो। जी तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वो अपनी लॉयल्टी की वजह से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको नुकसान नहीं, उसको फायदा होना चाहिए और हमें उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए और आसान उसके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाइड किस्म का सिस्टम हो जिसमें उसको किसी भी तरह ये अब तो ये है कि आपने अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो वो भी आपको कमिश्नर के पास पहले जाना पड़ेगा, वो आपको एनओसी देगा और वो ये डिक्लेयर करेगा कि वाकई ये पाकिस्तान में नहीं रहता, यहाँ से बाहर रहता है, तो फिर आप एज ए फाइलर ट्रीट होंगे। भाई क्यों, मेरे पास पासपोर्ट मौजूद है, मेरे पास अपना नाइकॉप मौजूद है, तो मैं 6 महीने से ज्यादा पाकिस्तान में रहता नहीं हूँ, मैं दूसरी जगह पे रहता हूँ, तो फिर मैं आपके दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाऊं? और किस दफ्तर के चक्कर लगवाने की बात कर रहे हैं आप? एफआईआर की, जहां पर तो जाने और आने में आपको कोई पता नहीं कि आपके ऊपर कोई 4 इंक्वायरियां और खोल के रख देंगे, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? फिर आप कहते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन हम कम से कम करें। ये कैसा ह्यूमन इंटरेक्शन है कि मैंने प्रॉपर्टी परचेज करनी है पाकिस्तान में, तो पहले मैं एफबीआर को जाके अपनी वजाहतें पेश करूं कि मैं पाकिस्तान के बाहर से पैसे लेके आया हूं, मैं यहाँ खरीदना चाहता हूँ, आप मुझे स्टैंप और मोहर लगा के देंगे, तो तब वो जो मेरी इमिग्रेशन की मोहर आने और जाने की लगी है उसकी अहमियत नहीं है, वो कमिश्नर साहब मुझे बताएंगे कि आप वाकई पाकिस्तान में रहते हैं या नहीं रहते। तो आप जैसे ही ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते जाते हैं उतनी ज्यादा करप्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं, उतने ही ज्यादा लोग आपसे, लोगों को फियर भी होता है कि कौन जाएगा जाके इस सब को, उसके लिए फिर जाहिर है आपको किसी न किसी की सिफारिश चाहिए या किसी न किसी तरीके से आपने। बिल्कुल ठीक है, सिफारिश चाहिए। यकीनन इस तरह के मामला से अब निकलना होगा, चूंकि जो सूरत हाल है देखते हैं जी ये ऊंट किस करवट बैठता है। शुबैला साहिबा, मॉर्गेज की जो आपने बात की तो वो हमने हसन बख्शी साहब से भी जवाब लिया। काइबोर जो है ये इसकी शरह चूंकि कम हुई तो इसके मस्बत असरात हुए मार्केट पे। हमने देखा कि इन द एंड फायदा तो हो रहा है, लोगों में एक पॉजिटिव जो एक लहर है वो दौड़ना शुरू हुई है और इस तरह की पॉलिसीज आएंगी तो आसानी होगी। देख रही हैं कि मजीद काइबोर भी कम होने जा रहा है कि मार्केट में कुछ बेहतरी आएगी?
इंशाल्लाह सिंगल डिजिट पे आना चाहिए, और जितना आपके लिए इजी होगा चीजों को, हमने उतना चूंकि लोग काइबोर पे का गुज़िश्ता प्रोग्राम रुझान में होगा। बात की है ना, तो मैंने कहा जरा एक दफा कंफर्म फिर करूं, फिर एक दफा डिस्कस करूं कि ये सिंगल डिजिट बहुत हो रहा है, क्या वाकई होने जा रहा है 2025 के आगाज में अल्लाह सिंगल करे डिजिट? हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि देखिए अगर कम हो रहा है तो आगे भी उम्मीद है कि सिंगल डिजिट पे आए तो हम सबके लिए फायदा है ना। हम ही पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, हम क्यों बाहर निकल के पाकिस्तान से बाहर अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही हैं। लोगों को तो जब खास खत्म तौर पे होंगी अपना तो घर बनाने के इतना लिए जो आसान फाइनेंसिंग नहीं है। करवाना चाहते हैं उनके लिए तो एक जी, बड़ा और वैसे अहम है भी ये। जी, इसके अलावा भी मैं बताऊं, यहाँ लैंग्वेज बैरियर्स हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं। जी 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 जी। वो की ये मार्केट बहुत स्मूथ है, बट स्टिल मैंने जिन हालात में पाकिस्तानियों को यहाँ पे देखा है, अच्छा। तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले भी जो है ना, डंकी लगा के आने के चक्कर में 3 कश्तियां डूब गई। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, मतलब बड़ा इस वो तरह से अफसोसनाक लोग वाकया हुआ। भाग रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, और ये बड़ा अफसोसनाक है पाकिस्तान के लिए। हमें बहुत सारे बहुत नौजवान तो ऐसे जल्दी हैं जी, वो अपना कंट्रोल करना है इन फैमिली चीजों के को। जो अपना उनका घर है, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज होती है, वो बेच के बस बाहर निकल रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि आगे उनकी कोई नौकरी है, आगे जाके कोई मामला कुछ होंगे या भी नहीं नहीं होंगे, होता। तो बहुत कश्तियां सारे जलाकर लोग जा ऐसे रहे हैं हैं, जी। यकीन करें आगे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो जिन कॉन्ट्रैक्ट्स पे आते हैं वो कंपनियां एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती हैं, और उनको अल्लाह। कहीं पे काम नहीं मिल रहा होता है। तो ये बहुत एक तकलीफ चीजें जो मैंने बहुत मुशाहिदा किया यहाँ पे, जो इतना इजी नहीं है ये मार्केट। उनके लिए इजी है जो पैसा लेकर आ रहे हैं। जी जी तो जी जी हमें जी। उन पैसे को पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट करने की जरूरत है, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चूंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, बख्शी साहब क्विकली आपसे क्लोजिंग नोट भी चाहूंगा। और ये एक मायूस कुन जो सिचुएशन है बख्शी साहब, हम स्पेसिफिकली तो बात कर रहे हैं टैक्स के हवाले से, यानी एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसके असरात जो हैं आम आदमी पर, वो मायूस है, वो बड़ा परेशान है। और मायूसी का हम देख रहे हैं कि देखिए नौजवान हमारे बाहर किस तरह जा रहे हैं, और फिर हादसात भी आए दिन हम खबरें सुनते हैं, और इस तरह के अफसोस होता है जो कीमती जानें ज़ाया होती हैं। और फिर नौजवान जो बाहर पहुंच भी जाता है और उनके पास शायद वो वसाइल ही नहीं होते कि वो ज़्यादा देर ज़्यादा समय रह पाएँ, फिर इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, पाकिस्तान के इमेज तक बात जाती है। तो ये एक बहुत लंबी एक स्टोरी है। तो ये इसको हल तो होना चाहिए, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये जो प्लेटफॉर्म है, उम्मीद रखें इससे कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी इस आगाज में नए साल के? मैं समझता हूँ हमें बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को अल्लाह ताला इतनी फहम देगा, अकल देगा और कि वो हिदायत देगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। के हिदायत देगा कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। देखिए एक एक दिन पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। ये जो कैपिटल जा रहा है ना, ये कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये जो प्रोफेशनल जा रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट जा रहा है, वी आर ब्लीडिंग। अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स ध्यान नहीं देंगे, हमारे मुल्क में किसी मुल्क में भी इन्वेस्टमेंट आने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिसीज का कंटिन्यूएशन और डायरेक्टेड पॉलिसीज, गोल ओरिएंटेड। और अब इस सदी में ये भी है कि कम से कम ह्यूमन कांटेक्ट, डिजिटलाइजेशन ऑफ द प्रोसेसेस। बिल्कुल ठीक। देखिए ये ग्लोबल विलेज है दुनिया, अब कंपटीशन का जमाना है। आप जहाँ जो अच्छी चीज होगी, इंसान फितरी तौर पे वहां जाएगा या कोशिश करेगा वहां जाने की। बिल्कुल। आज देखिए ना, बच्चे दुनिया में यूनिवर्सिटीज में जाते हैं ना, तो जहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी होती है उनकी पहली कोशिश होती है वहां चले जाएं। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हमें अपने आप को कम्पिटिटिव बनाना है सर्वाइवल के लिए, इन 24 करोड़ लोगों के लिए। और इसके रास्ते में जो भी रुकावट बनेगा उसको हमारे मुल्क के इदारों ने इंश्योर करना चाहिए कि दे आर थ्रोन आउट ऑफ द सिस्टम। अगर ये पॉलिसी नहीं होगी सो अनफॉर्चुनेटली हमारा बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। सरदार साहब, योर टेक, क्या कहेंगे? 2025 बिल्कुल आ चुका है और खुशाइंद ये खबरें हैं चलें कि एक प्लेटफॉर्म बना, पॉलिसीज इंप्लीमेंट भी होंगी। सर इंशाल्लाह हम तो होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। उसकी वजह यह है कि हम इसके अलावा हमारे रास्ता नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं है, रास्ता कोई नहीं है। देखिए गवर्नमेंट ने ये भी करके देख लिया कि इस सेक्टर को ना चलने दे तो इंडस्ट्री लगे। मिर्जा इस्माइल की स्पीच आज भी मुझे याद है
कि उन्होंने 2022 में ये अनाउंस किया था कि चूंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम इस पे 7E, इस पे बाकी टैक्सेस बढ़ा रहे हैं कि यहाँ से पैसा निकले और इसके अलावा सेक्टर्स में लगे। अच्छा, पैसा तो वो निकला, लेकिन लगा कहाँ? दुबई में, टर्की में, यूके में और अमेरिका में, वहां पैसा चला गया। 12-15 बिलियन डॉलर 2022 तक 12 गया था, अब 30% और डाल लें, क्योंकि असल में तो 22 से 24 तक गया है पैसा ज्यादा, तो दुबई ज्यादा चला अब है। तो इस वजह से लोग गए वहां पर, अपना पैसा साथ लेके गए हैं। तो हम 1-1 बिलियन डॉलर के लिए लोगों। अच्छा सरदार साहब, माजरत चूंकि वक्त कम है, क्विकली मैं इस पर भी बात करना चाहूंगा। जब टैक्स की बात आती है तो बहुत से डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि हम टैक्स देना चाहते हैं और हमसे एक फिक्स टैक्स लिया भी जाए, मगर उसके बदले में कुछ हमें फैसिलिटेट किया जाए, कुछ आसानी पैदा की जाए, कम अज कम अप्रूवल के मामलात में, या हम जब कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उस मामलात में। यानी जो डेवलपर काम करना चाहता है वो भी तो आसानी पैदा कर रहा है ना, सपोर्ट ही कर रहा है एक तरह से गवर्नमेंट के लिए। यानी वो भी घर बना के देगा आसान, एक साथ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो उनका एक ये डिमांड और रिक्वायरमेंट जरूर है एक डेवलपर की कि हम टैक्स देंगे, जो जिस तरह से हुकूमत कहेगी हम उनके साथ खड़े हैं, मगर हमें बदले में कुछ फैसिलिटेट तो किया जाए। देंगे क्या होता है? क्या हमारी मर्जी से कोई टैक्स ले रहा है? भाई टैक्स तो ले रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं। जब आपने टैक्स को बर्डन इतना कर दिया, मजीद और क्या कोई डेवलपर ऐसा है जो टैक्स काम कर रहा है और उससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई सर्टिफिकेट दिया हो कि आप टैक्स ना दें, या हम टैक्स आपसे लेंगे और या उससे पूछेंगे कि तुम्हारी मर्जी क्या है? फिर तो ये कहना चाहिए सरदार साहब के टैक्स तो निकलवाया जा रहा है, निकलना तो है ही है। टैक्स दे रहे हैं सब लोग, टैक्स इकट्ठा भी हो रहा है। इन रिटर्न ये है कि पिछले RDA ने, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, 3 साल में एक सिंगल हाउसिंग के प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दी है। आप इनसे जाके पूछें कि ये तनख्वाहें पूरी ली है इन्होंने, क्या इन्होंने कोई कमी बेशी की है कि यार हमने काम कोई नहीं किया तो ना लें। रेवेन्यू पहले क्या था, अब रेवेन्यू क्या है, इनसे पूछें। इनकी तनख्वाहें हैं, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी करते हैं, लग्जरीज एंजॉय करते हैं, बादशाहों की तरह आते हैं, बादशाहों की तरह जाते हैं। और आप एक जो डिप्टी डायरेक्टर है, जो DG आता है, आप उनके अलल्ले तलल्ले देखें, काम उनसे पूछने वाला कोई है ही नहीं। इस मुल्क में कोई कानून नहीं है जो उनसे पूछ सके, कोई उनके ऊपर नहीं है जो ये पूछ सके कि भाई आप आए, ये तो है, महीने बाद आप मुझे बताओ आपकी परफॉर्मेंस क्या है। और ये जो टाइम के ऊपर लोगों की तरक्की होती है, ये प्रोग्रेस के ऊपर होनी चाहिए कि इसने इतना काम किया है सेक्टर में, लिहाजा इसको तरक्की दे। उनको पता 5 साल बाद मैं DC लग जाऊंगा, 6 साल बाद मैं उसके ऊपर चला जाऊंगा, फिर मैं कमिश्नर लग जाऊंगा, फिर इसी तरह मैं बूढ़ा होता जिसमें से पहले। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ये टॉपिक छेड़ा है सरदार साहब। यही बात आगे कंटिन्यू शुमाइला साहब आपकी तरफ करूंगा कि लोग इस वजह से भी बड़े मायूस होते हैं जब मेरिट पर काम ना हो और फिर प्रोडक्टिविटी होती नहीं, और बहुत सारे लोगों को तो मैं यूं कहूंगा कि नॉलेज ही नहीं होता। और खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर में जिस तरफ सरदार साहब ने इशारा किया कि इतनी अहम सीट्स पर वो लोग बैठे हुए हैं जिनको अंदाजा ही नहीं है कि नशीबो फराज क्या हैं इस इंडस्ट्री के, तो ये भी एक बड़ा अलमिया है। देखिए, मेरे हिसाब से कभी भी कोई पॉलिसी बनाने से पहले उसके करप्शन के लूप होल्स को जरूर देख लेना चाहिए। आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कहाँ से करप्शन हो सकती है या पॉसिबल है। जब उसमें कहीं पे भी आपका कोई लूप होल रह जाएगा, एक्चुअली फिर वो सीधा काम नहीं होगा, उल्टे काम सारे होने की तैयार हो जाएंगे। मतलब हर कोई उल्टा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा कि चलो जी यहाँ से हम इसको अंडर द टेबल करके जो है वो पास करा लेते हैं, इस फाइल को आगे ये लगवा देते हैं। तो ये सब चीजें पाकिस्तान में चल रही होती है, इसको कैटर करने की बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, और ये तभी होगा जब एक तो बदनीयती नहीं होगी और ख़ास तौर पर जब मेरिट पर लोग आकर बैठेंगे नाजरीन, तो इंशाल्लाह चीज़ें भी आसान होगी। एक खुशाइन कदम है जी ये एक टास्क फोर्स का बनना, और हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के बाद जब अगेन इस पर मीटिंग होगी तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और चूंकि आज के प्रोग्राम में वो बात हुई, हमारे बहुत से नौजवान जिनकी जानें ज़ाया हुई और वो मुल्क से मायूस होकर बाहर जा रहे थे, और इस ऐसे जो खास तौर पर इलीगल एक्टिविटी होती है, इसमें जो लोग मुलविस होते हैं, जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस शेयर के साथ मैं आज की क्लोजिंग करूंगा कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ कि कोई रुका नहीं हादसा देखकर। मैं अपने मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।